Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q2 and H1 FY25 post-earnings conference call of SRG Housing Finance Limited. Today on the call from the management, we have with us Mr. Vinod Kumar Jain, Chairman and Managing Director. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to detail us about the business performance highlights for the quarter, the growth plans, vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Also, please note that the management will be speaking in Hindi language. Over to the management team. Over to you, sir. जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का Q2 फाइनेंशियल 25 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में स्वागत करता हूं। हमारी लोन बुक 26% की ग्रोथ के साथ Q2 में 651 करोड़ रही, जो कि पिछले Q2 में 515 करोड़ थी। Q2 फाइनेंशियल 25 में डिसबर्समेंट 63 करोड़ रहा है। हमारी टोटल ब्रांचेज 85 हो गई है, जो कि पिछले Q2 में 62 थी। 23 नई ब्रांचें हमारी बनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8.33 करोड़ रहा है, जो कि पिछले Q2 में 6.58 करोड़ था। टोटल इनकम 36.84 करोड़ रही है, जो कि पिछले Q2 में 31.20 करोड़ थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 17.74 करोड़ रही है, जो कि पिछले Q2 में 13.52 करोड़ थी। नेटवर्थ 202 करोड़ रही है, जो कि पिछले Q2 में 143 करोड़ थी। ईपीएस 4.87 रहा है, जो कि पिछले Q2 में 4.05 था। हाउसिंग लोन बढ़कर 71% हो गए हैं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 29% रहा है, और सैलरीड लोन 26% और सेल्फ एम्प्लॉयड लोन 74% रहा है। हमारी 100% लोन बुक प्रॉपर्टी के साथ सिक्योर्ड है। हाउसिंग लोन बुक का एवरेज टिकट साइज 8 लाख है और एवरेज एलटीवी 40% रहा है। ग्रॉस एनपीए 1.96% रहा है, जो कि पिछले Q2 में 2.40% था, और नेट एनपीए 0.59% रहा है, जो कि पिछले Q2 में 0.56% था। हमारी एवरेज बोरोइंग कॉस्ट 11.03% रही है, जो कि पिछले Q2 में 11.17% थी। कंपनी ने 10.83% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रॉस लोन बुक का 2.77% रहा है। Q2 में हमने टोटल 50 करोड़ का फंड रेज किया है, जिसमें 40% बैंक से, बाकी एफआई से लिया है। कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरिंग 542 करोड़ रही है, जो कि पिछले Q2 में 445 करोड़ थी, जिसमें 47% बैंक से, 45% एफआई से और 8% नेशनल हाउसिंग बैंक से रहा है। कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है। कंपनी में लिक्विडिटी फंड्स 91 करोड़ रहे हैं, जिसमें से 35 करोड़ अनड्रॉन फंड्स हैं। आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सभी इन्वेस्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी के एम्प्लॉइज वगैरह सबको धन्यवाद। अब जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। Sure, sir. We have the first question from Agastya Dave. Agastya, go ahead, please. गुड मॉर्निंग विनय भाई, थैंक यू वेरी मच। विनोद जी नमस्ते। सर आपको पहले तो दिवाली की बधाइयां सर एडवांस में। दूसरी बधाई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की सर, स्पेशली क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एफएमसीजी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन
आपके नंबर्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी आई है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ग्रॉस एनपीएस भी अंडर कंट्रोल है सर। सो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस सर, कंग्रेचुलेशन सर। थैंक सर मेरे दो दो क्वेश्चन थे सर इस बार। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आपका जो टोटल लोन बुक देखूं और दूसरा जो आपका बोरिंग देखूं टोटल, सर मान लीजिए आरबीआई ये नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर में रेट कट करती है तो ये दोनों में एडजस्टमेंट कितनी जल्दी होंगे सर? आपका बोरोइंग कॉस्ट कैसे मूव होगा, क्योंकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक कर दिया था आरबीआई ने लेंडिंग रेट्स। सो इस बार आपका लेंडिंग रेट अगर मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट कल आरबीआई कट करता है तो आपको कितनी देर में आपको वो बेनिफिट आएगा, और आपका जो लोन बुक है सर उसमें आप कितनी जल्दी आपको वो पास ऑन करना पड़ेगा? ये पहला क्वेश्चन है सर। दूसरा यू। क्वेश्चन क्या है सर आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो में सर? आई थिंक 64-65% के आसपास कहीं आया है सर, एग्जैक्ट नंबर हाँ 64.8 नंबर आया है सर। इसका मूवमेंट सर आप आगे कैसे देखते हैं? क्योंकि अब हमारे पास ग्रोथ कैपिटल भी है और ग्रोथ अच्छी आ रही है सर, और काफी आपको ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी बढ़ गया है, तो आप इसका इवोल्यूशन, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे देखते हैं सर? ये आगे जाके किस लेवल पे सेटल होगा ये कॉस्ट टू इनकम नंबर सर? बहुत बहुत बधाई आपको अगस्त्य जी, दीपावली की सभी को। देखो, सब पहला क्वेश्चन जो था, अगर रेपो रेट अगर हमारा कट होता है, हमारे जितने भी लोन है वो हमारा सब फिक्स रेट पे लोन है। अच्छा। अगर रेट कट होता है तो इमीडिएटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ओके। हमको आगे कहीं सर्व नहीं करना उसको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि अपना जो कॉस्टिंग बढ़ा है इन क्वार्टर, हम्म। तो अपनी नई ब्रांचें जब भी हमने 15 ब्रांचें हमारी तकरीबन उधर महाराष्ट्र और उधर साउथ में हमारी ओपन हो चुकी है, तो ब्रांच की कॉस्टिंग है, अभी हायरिंग चल रही है टीम की, वो जो कॉस्टिंग बढ़ी उसकी वजह से अपना कॉस्ट ये 65 के आसपास है। तो ये ब्रांच जैसे ही इसमें वर्किंग में आती है तो अपन ये मानते हैं कि 4 से 5% करीब अपनी ये कॉस्टिंग कम हो जाएगी जब ब्रांच अपना सिस्टम में आ जाएगी। तो मैं अभी अच्छा। ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 60% के आसपास अपना कॉस्ट टू इनकम रेशो हो जाएगा। ग्रेट सर। सर आपने रेपो रेट का बेनिफिट बता दिया कि आपके जो लोन्स आपने दिए हैं सब फिक्स बेसिस पे हैं, जी जी जी। लेकिन सर जो आपकी बोरोइंग्स है सर वो तो कम होंगी ना? उसमें तो रेट पास ऑन आपको होगा। नहीं नहीं सर, जो बोरिंग जैसे अपना कम हुआ, ठीक है हम्म। ना, जो एक तो जैसे रेपो रेट अभी कम हुआ अपना, तो उसका हम्म। तो इम्पैक्ट हो जाएगा अपने प्रॉफिट में। और बोरिंग हम्म। कॉस्ट जो कम होगी, उस कॉस्ट हम्म। में जो भी अपन नए टेरिटरी डाल रहे हैं, नया बिजनेस जो कर रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। तो इसी हम्म। अकॉर्डिंग करेंगे, तो वहां भी अपन उसका कोशिश करेंगे बेनिफिट लेने का। अच्छा, ग्रेट सर। अभी हाँ, अभी प्रेशर क्या है उसका, पहले हम 50% 55% करीब भी अगर हाउसिंग लोन करते थे तो हमको एलो था, हम्म। लेकिन अभी एनएचबी ने कर दिया कि आपको 70% के आसपास आपको हाउसिंग लोन करना है। हम्म। लेप को तो हमको 2-3% लेप में हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, तो अभी हम्म। हाउसिंग लोन में वो हमको रेट थोड़ी कट करनी पड़ेगी, तो अगर बोरोइंग कम होगी तो हमको वहां बेनिफिट होगा, हम अच्छे से बिजनेस और ढंग से कर पाएंगे। ग्रेट सर। सर अगेन सर बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू विनय भाई ऑल्सो, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thanks, Agastya. So we'll take the next question from Shivan. Shivan, you can go ahead, please. Am I audible? Yes. ओके। नमस्कार विनोद जी। दो तीन क्वेश्चंस थे। एक तो डिसबर्समेंट के प्रति एक क्वेश्चन था। आपके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से ये जो हमने डिसबर्समेंट किया है फर्स्ट हाफ में, वो आप सेटिस्फाइड है वो डिसबर्समेंट से? हाँ, एक आप दो तीनों क्वेश्चन बोलो सर, मैं फिर एक एक करके जवाब देता ठीक है, डिसबर्समेंट पे ही बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि अभी हम जो अभी लैप डिसबर्समेंट देखे तो फर्स्ट हाफ लास्ट ईयर से, सेकेंड हाफ लास्ट ईयर से और फर्स्ट हाफ ये ईयर में हमें एक डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है लैप के डिसबर्समेंट में। तो उसका रीजन क्या है, वो जानना था। और तीसरा था ये जो हम जो अप्रूवल करते हैं लोन में और जो डिसबर्समेंट करते हैं उसमें एक फर्क आता है, तो वो फर्क का रीजन क्या है दोनों में? हम जब भी एमआईएस में देते हैं कि सपोजिंग इन दिस क्वार्टर 62 crores was disbursed versus
अप्रूवल हुआ था 65 करोड़ का, तो एक ये जो 3 आधा करोड़ का गैप है वो क्या रीजन है? और बाकी प्रीवियस क्वार्टर में भी वो एक ट्रेंड दिखता है कि देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, तो वो जानना था। तो ठीक। सर ये 3 क्वेश्चंस है। देखो, इसमें आपने जो एक बोला था कि डिसबर्समेंट आपका कम है, ठीक है ना, तो उसका एक ही रीजन है कि जो अभी एनएचबी ने जो चेंज किया है हाउसिंग लोन का, ठीक है, तो उस हाउसिंग लोन को अपने को करने के लिए लेब के पास में, हमारे पास में काफी सारा बिजनेस है जो हम कर सकते हैं, लेकिन एनएचबी की गाइडलाइन को हमको मेंटेन करना है। क्योंकि पिछले क्वार्टर 2 में, पिछले साल में हम देखते थे तो वहां 58% हमारा हाउसिंग लोन था, ठीक है। उस गैप को कंप्लीट करने के लिए अभी हमारा इस साल में जो 70% हमने हाउसिंग लोन किया है, वो जो लेब का जो था, हाउसिंग लोन करना बहुत मुश्किल होता है, लेब करना बहुत आसान होता है, तो लेब में तो कर सकते हैं। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए, हम वो बिजनेस लेब का नहीं कर सकते, हमको उसी एवरेज में चलाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिक्रीज लग रहा है। सेकंड, हाँ, सेकंड जो था आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या होता है उसमें आपका जो गैप है, जो आपने लिखा 65 68, जैसे हम इस महीने हमने जैसे मान लो कोई सैंक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन लोन में अगले 6 महीने तक डिसबर्समेंट होता है। आज अगर हमने किसी को 10 लाख का लोन दे दिया है, तो इनिशियली वो 4-5 लाख का लोन जाएगा, फिर 2 लाख का जाएगा, फिर 1 लाख का जाएगा, फिर 2 लाख का जाएगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका डिसबर्समेंट होता है। इसलिए सैंक्शन ज्यादा होता है और डिसबर्समेंट कम होता है। और किसी महीने में जैसे पिछले का अगर डिसबर्समेंट ज्यादा है, तो वहां आपको सैंक्शन कम बता रहा है और आपको डिसबर्समेंट ज्यादा बता रहा है। जैसे 68 करोड़ आपका डिसबर्समेंट है और 65 लाख आपका पुराना बाकी है, तो ये प्लस माइनस चलता है। तो जो अपन बुक्स में आता है वो अपना डिसबर्समेंट ही काउंट करते हैं। ओके ओके, ये तीनों रीजन है सर। ओके, डिसबर्समेंट पे मुझे थोड़ी चर्चा करनी थी। ये जो आपने, मैं हाउसिंग लोन का भी डिसबर्समेंट देखूं तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ आता दिखता है वो 18% ग्रोथ दिखता है, फर्स्ट हाफ ये ईयर का और फर्स्ट हाफ लास्ट ईयर का। तो वहां भी क्या कोई दिक्कतें आ रही है हमें डिसबर्समेंट बढ़ाने के लिए? आपके हिसाब से क्या क्या हो रहा है? तो हम वो जानना चाहेंगे। नहीं, इसमें दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है सर। अगर हाउसिंग लोन आज मैं को 25 लाख का करता हूँ, तो डिसबर्समेंट ही 5 लाख का होगा, तो अगले 6 महीने में अपने को डिसबर्समेंट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ओके तो अपने को ओके क्या बिजनेस तो लिखता है कि बिजनेस बुक कर लिया, लेकिन डिसबर्समेंट वो आगे वाले आने वाले टाइम में होता है। जैसे जैसे उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, वैसे वैसे आपका डिसबर्समेंट बढ़ता है। ओके, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में जो हमने ब्रांच खोली है, वहां से कुछ डिसबर्समेंट हुआ नहीं है सर? ये जो फर्स्ट हाफ में जो खोली है हमने, वहां डिसबर्समेंट कुछ ज्यादा हुआ नहीं लगता है। तो आपने चालू किया है डिसबर्समेंट करना या अभी भी सेटिंग अप स्टेज में है ये सब ब्रांचेस? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में कोई अपन ने पूरा स्टार्ट महाराष्ट्र नहीं हो गया। सबसे पहले ब्रांच ओपन करने में 2-3 महीने इसको सर्च करने में लगता है, फिर 2-3 महीने टीम बनाने में लगता है, तो 6 महीना तो अपना उसी में चलाता है, फिर अपना बिजनेस चालू होता है। इमीडिएट टीम भी नहीं बनती है, क्योंकि आप भी जानते किसी को ऑफर देते हैं 90 डेज तक उसका नोटिस पीरियड रहता है, तो आपका वो 6 महीना तो इसी प्रोसेस में हो जाता है टीम बनाने में, तो फिर अपना बिजनेस चालू होता है। अभी हमारा हुआ है इस महीने में, नवंबर में हुआ है बिजनेस, कुछ चालू हुआ है, तो अपने को नेक्स्ट क्वार्टर में अपने को दिखेगा इसका असर। ओके ओके, तो आपका ये फुल ईयर के लिए डिसबर्समेंट का क्या टारगेट रहेगा? अभी मार्च तक में सर हमने टोटल पूरा साल का 350 करोड़ के आसपास हमारा डिसबर्समेंट का टारगेट है। ओके, तो आप कॉन्फिडेंट है कि ये सेकेंड हाफ में आप कवर अप कर पाएंगे? क्यों नहीं। ओके, आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है सर, मैं क्यू में वापस आता हूँ इफ आई हैव मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर योर आंसर्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है चैट में अरविंद कुमार से। ब्रांचेस हैव इंक्रीज फ्रॉम 65 to 85 branches in the past 1 year, but still the disbursement is same as last year in H1. What is the reason for that?
इसमें से जो ब्रांचें जो आपको ज्यादा मैक्सिमम ब्रांच दिख रही है वो भी इस क्वार्टर की है। जो भी अपन ने नई महाराष्ट्र और उधर साउथ में जो ओपन की वो ब्रांचें ज्यादा है। पिछले साल की जो ब्रांचें हैं वो 73 के आसपास ही हमारी ब्रांचें थी। ये जो ब्रांचें जो ये हुआ इसका बिजनेस आपको अगले क्वार्टर में नजर आएगा। और अपन कंपेयर कर रहे हैं उस क्वार्टर 2 से लेके ये क्वार्टर 2 में, इसलिए आपको थोड़ा नजर नहीं आ रहा, वो आपको अगले नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। Okay. So we take the next question from Karan. Karan, you can go ahead. थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर, हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल, और रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सर, जैसे मैं देख रहा था कि आपका जीएनपीए और एनएनपीए काफी लंबे समय से आपने स्टडीली मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये आपने कैसे अचीव किया है, थोड़ा इसके ऊपर आप बताएंगे कि इस लेवल पे आपने किस तरह से मेंटेन करके रखा है इसे? सर ये आपकी कलेक्शन की अगर टीम और स्ट्रेटेजी अगर आपकी स्ट्रांग है तो मेंटेन रहेगा सर। अभी तो हमारा थोड़ा सा जो पुराने केस खराब हो गए थे वो भी रिकवर हुए, तो भी मेरा ग्रॉस एनपीए थोड़ा और नीचे आया है। ओके, ठीक है सर। सर दूसरा ये कि आप जो हमारे मौजूदा राज्य है, जैसे महाराष्ट्र हो गई, कर्नाटका है, तो उसमें पहला सवाल ये था कि आपकी जो टीम प्रिपरेशन है, इसके मार्केट को टारगेट करना और उसके जनता तक पहुंचना, तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई हुई है, या आप थोड़ा शेयर कर पाएंगे? किसी भी कोई भी ब्रांच अगर ओपन होती है या कोई भी स्टेट होता है, उसका पहले रिसर्च होता है कि उस स्टेट में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ का मार्केट है, कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है। फिर ब्रांच की स्ट्रेटेजी बनती है कि ब्रांच कितने किलोमीटर पे काम करेगी, कितनी लोकेशन पे काम करेगी, उनमें पॉजिटिव लोकेशन कौन सी है, नेगेटिव लोकेशन कौन सी है, उसमें से शॉर्टिंग करने के बाद में हम वहां ब्रांच चालू करते हैं। तो ये सबसे पहला ही कदम होता है जब ये वर्किंग करने के बाद ये स्टार्ट करते हैं। ओके, वैसे जैसे कहते हैं कि हर प्रांत की अपनी अपनी एक स्वभाव होता है और एक भाषा होती है, तो वो आप कैसे उसको ब्रीच कर पाते हो वहाँ पे, जो आपके करंट स्टेट्स है, या आप जैसे कर्नाटका पहुंच रहे हो, उसकी भाषाएं अलग है, उनका अप्रोच करने का तरीका अलग होता है, फिर आपका उनकी तरफ एक कहते हैं उसके जो स्वभाव है उसको तोड़ना अलग होता है, तो उस तरह वहां पे आप कैसे पहुंच पाते हो उनको? करंट जिस स्टेट में जहाँ काम करते हैं वहां की ही टीम काम करती है, अकेला आदमी अच्छा, काम करता नहीं। आज 800 लोगों के आसपास की टीम है, तो जो साउथ में काम करेगी वो टीम वहीं की होगी, टीम वहीं के लोग होंगे, वहीं के ब्रांच मैनेजर होंगे, वहीं के चीज होंगे। ठीक है, तो वो आपको दिक्कत नहीं आती है। किसी भी कल्चर में अपन चले जाए और किसी भी स्टेट में चले जाए, काम करने में दिक्कत अच्छा। नहीं आती है जी। तो सर फिर वहाँ की जो टीम हायरिंग है, हम्म। वो आपने उनका चुनाव मतलब किस तरीके से किया वहां पर जा करके? और दूसरा, वहाँ 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 की कोई ऐसी हायरिंग प्रोसेस का आपका एक अलग प्रोसेस है, मतलब आप किस तरह से वहाँ की हायरिंग प्रोसेस को ड्राइव करते हैं? सर हमारा रिक्रूटमेंट जो डिपार्टमेंट है वो रिक्रूट करता है। हायरिंग उसी तरीके से हायरिंग करने का तरीका वही होता है कि आपका हायरिंग होता है, उनके इंटरव्यू होते हैं, दो तीन उनके मॉडल होते हैं। ठीक है, पहला राउंड होगा, सेकंड होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर थर्ड राउंड में फाइनल करते हैं। फिर हमारी टीम वहां जाती है, फिजिकल उनसे मिलती है, ब्रांचें खोलती है। तो पूरा उधर का जो हमारा जोन हेड है, बिजनेस हेड, वो पूरा इन सब चीजों को देखता है, फिजिकल जाता और टीम से मिलता है। बेसिकली बेसिकली वो भी सेंट्रलाइज तरीके से ही किया जाता है? हाँ जी। बेसिकली वो भी आपका सेंट्रलाइज तरीके से किया जाता है, जो आपका इंटरनल प्रोसेस है, एक हाँ, मतलब वो अलग रीजन में? हमारी रिक्रूटमेंट की टीम अलग अलग है। कोई लोग कुछ है, हमारे इंदौर बैठता है एक रिक्रूटमेंट, एक जयपुर बैठता है, एक अहमदाबाद में बैठता है। साउथ और महाराष्ट्र के लिए हमारा बॉम्बे में रिक्रूटर बैठता है। तो अलग अलग जगह बैठता है, जिनको उनका नॉलेज हो, चीजें उस फील्ड में काम किया हुआ, रिक्रूटेड में एक्सपीरियंस हो, टीम बनाने का एक्सपीरियंस हो, वो सब चीजें होती ओके, तो सर ये जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे कुछ आपके मतलब रीजनल कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तो उनके साथ आप कैसे compete कर पाते हैं? है। कंपटीशन जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। एक तो ये होता है कि आप उस रीजन में बिजनेस कर रहे हो। मेरे को एक ब्रांच में मान लो 50 लाख का महीने का बिजनेस करना है, और उस जगह मान लो 5 करोड़ का बिजनेस है, तो मैं तो 50 ही करूंगा, बाकी सब जी, दूसरी कंपनियां करेंगी।
अगर दूसरी कंपनी का टारगेट मेरा 1 करोड़ है और वहां बिजनेस 10 करोड़ है, तो 10 कंपनियां और भी होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब जगह कंपनियां नहीं मिलती, सब जगह फाइनेंस कंपनियां मिलती है, सब एरिया में फाइनेंस कंपनियां होती है। लेकिन आपका डाइवर्सिफाइड आप बिजनेस करते हो तो आपका एक मिनिमम टारगेट होता है उस ब्रांच से बिजनेस करने का। तो वो हमको जो बिजनेस हमारी रेट में हमको चाहिए वो बिजनेस हमको मिलता है। ओके ओके। और सर इस बार मैंने जस्ट प्रेजेंटेशन में देखा था कि काफी आपकी सीनियर मैनेजमेंट टीम को आपने उसमें ऐड किया है। तो जी। उनका परफॉर्मेंस या फिर उनका जो डिलीवरी करने का इवैल्यूएशन प्रोसेस है सीनियर मैनेजमेंट टीम का स्पेशली, हम्म। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप किस तरह से देखेंगे? और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और जो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट है उसका आप लिंकेज कैसे बना के रखेंगे, मतलब आपकी लोन बुक को ग्रो करने के लिए? सर वो तो क्रेडिट पॉलिसी होती है सर, हर जगह की पॉलिसी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्रेडिट वाला काम करता है। ऐसा नहीं है कि पहले काम कर लेगा फिर वहां पॉलिसी बनेगी। क्रेडिट की पॉलिसी पहले डिसाइड होती है, कहाँ कितना लोन साइज में करना है, कितना बुक साइज रहेगा, कितना आपका लोन का मिनिमम टिकट रहेगा, कितना मैक्सिमम उसका टिकट रहेगा। वो सब चीजें पहले पॉलिसी बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। और एलोवेशन तो ये होता है कि भाई मंथली इनके सबके टारगेट होते हैं, चीजें होती हैं, इनसे डिस्कशन रहता है। तो हमारा फर्स्ट वीक में यही काम रहता है, जितने भी एचओडी है उनके प्रेजेंटेशन होते हैं, तो नेक्स्ट महीने में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पहले वाला पुराने वाले में क्या अचीव किया है, कहाँ गैप है, क्या उसको क्या चेंज करने की जरूरत है, वो सब चीजें देखते हैं। तो वो ओके परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो रहता है उनका। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है चैट पे फ्रॉम मिस्टर रोहित लिडवानी। आपका डिसबर्समेंट टारगेट और लोन बुक टारगेट क्या है फॉर FY25 एंड FY26? सर मेरा FY25 का 350 करोड़ के आसपास हमारा डिसबर्समेंट का टारगेट है। इससे हमारा जो एयूम है वो 750 करोड़ के आसपास आपका एयूम मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर में हमारा 400 करोड़ के आसपास, 400 450 करोड़ के आसपास जो हमारा डिसबर्समेंट टारगेट है, तो उससे हमारा 1000 करोड़ की एयूम क्रॉस करें। Okay. So we'll take the next question from HIG. I would request you to introduce yourself, JK. हाय विनोद जी। मेरा नाम हिमांक भैया है। मेरा क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी आपका शेयर होल्डर हूँ, तो मैं आपकी कैपेबिलिटी को जज नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक ग्रुप फाइनेंस जैसी कंपनी थी जिसकी एकदम प्रिस्टीन बुक थी और उसका लेवरेज रेशियो भी काफी हाई था, तो SRG को उस तरह की कैपेबिलिटी जानने में कितनी आसानी है और वो हम क्या कभी पहुंच पाएंगे? ये मेरा थोड़ा सा कैपेबिलिटी लेवल पे क्वेश्चन है। देखो 25 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, ठीक है। और जहाँ एक धरातल से नीचे आना है तो फील्ड का जो हमें नॉलेज है, रूरल में कैसे हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कैसे कलेक्शन करते हैं, कैसे रिकवरी करना है, अगर उस चीज को हमने आज तक मेंटेन कर लिया इतने सालों में, तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ने में आपको कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए, कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए और डाउट भी नहीं होनी चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या वो चीजें नहीं कर पाएंगे। और जब आप शुरुआत करते हो और आज के पास में आपके पास इतनी, हमारे पास में बोर्ड के अंदर भी एग्जिस्टिंग बैंकर है जिनसे भी हमको गाइडलाइन मिलता है और हमको सपोर्ट मिलता है पॉलिसी वगैरह सब चीजों में। और हमारा जो KNP भी देख लोगे तो आप पूरा हमारा एक्सपर्टाइज टीम है। और अभी हम बॉम्बे, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस में पूरी पेन इंडिया की जो HOD की टीम है वो सब एक्सपर्ट्स हम ले रहे हैं और पेन इंडिया की टीम बना रहे हैं। तो आपको बहुत जल्दी जो चीजें आपने बोली है वो नेक्स्ट ईयर में आपको काफी इम्प्रूवमेंट दिखेगा और वहीं से आप सोच लोगे कि आगे आने वाले 5 सालों में हम कहाँ होंगे, वो आप खुद ही बताओगे खुद को देख के। तो मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एक हाई लेवरेज रेशियो में भी फ्यूचर में जा सकते हो? 100%, 100%। ओके, अच्छा। Is that it? यस, थैंक यू। यस। Okay. We'll call Shivan to ask his next question. Shivan, you can go ahead. यस, थैंक्स। सर एक क्वेश्चन था। हमारे ब्रांचेस पे आज देखे 85 ब्रांचेस है अभी, उसमें आपके इंटरनल असेसमेंट के अनुसार कितनी ब्रांचेस है जो
आपके हिसाब से पीक डिस्बर्समेंट पीक एयूएम कर रही है, जो उसकी कैपेसिटी है वो ऑलरेडी रीच हो गई है, और कितनी ब्रांचेस है जो अभी तक मिड लेवल पे है, और कितनी ब्रांचेस है जो एकदम जस्ट रैंप अप हो रही है? आप वो एक ब्रेकअप दे सकते हैं? नहीं, वो तो एवरेज निकालना पड़ेगा। वैसे 15 से 20 ब्रांचें हैं जो फुल स्विंग में चलती है, जो उनके टारगेट होते हैं, क्योंकि ब्रांचेज जो है वो 3 तरह की कैटेगरी की है। एक बड़ी ब्रांच है, फिर मीडियम ब्रांच है, फिर स्कॉप ब्रांच, छोटी ब्रांच है। किसी का टारगेट 20-25 लाख रुपए का है, किसी का 50 लाख का है, किसी का 1 करोड़ का है। तो हमारा जो मैक्सिमम जो ब्रांचें हैं वो प्रोडक्टिविटी में है। 2-4-5 ब्रांचें कोई आप प्लस माइनस कर सकते हो, बाकी सभी ब्रांचें उसमें प्रोडक्टिविटी में है। दूसरा जो प्रेशर रहता है वो हाउसिंग लोन का रहता है, एचएल का रहता है। ये इसके हिसाब से थोड़ा अपने को डिसबर्समेंट कम आपको दिखने को मिला है। नेक्स्ट क्वार्टर में आपको ये प्रॉब्लम्स भी नहीं मिलेगी। तो वो नहीं है कि कोई प्रोडक्टिविटी या ब्रांचों में अपन चीजें हैं। तो जैसे जैसे ब्रांचें हैं, ब्रांचों के अकॉर्डिंग जब एवरेज लेते हैं ना, तो एवरेज क्या होता है कि छोटी ब्रांच का भी एवरेज उसी तरह से आ जाता है। तो अगर बड़ी ब्रांचों का एवरेज अलग निकालेंगे, छोटी ब्रांचों का एवरेज निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। ओके, ओके, और सर ये एक क्वेश्चन था, टैट आपने जो बोला है 15 दिन का जो टैट है हमारा, तो आप वो आपके जो प्रोसेसेस है, सपोजिंग जैसे कि असेसमेंट होता है, बाद में क्रेडिट असेसमेंट होता है, बाद में ब्रांच मैनेजर उसको ओके करेगा, तब बाद में सेंट्रल क्रेडिट टीम पे जाएगा, जो आपकी सब प्रोसेसेस है उसमें आप ब्रेकअप करके ये टैट हमें बता सकते हैं क्या होता है वो टैट? बिल्कुल और बिल्कुल। आपके अनुसार ये कैसे कम किया जाए, इसमें वो कम करने की पॉसिबिलिटी है? एक्चुअल में शिवन जी, हमारा जो टेट है, हमने टेट को टारगेट कर रखा है 10 दिन के लिए, 10 दिन में ही, 10 डेज में ही। लेकिन क्या होता है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट, अगर ये प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सर, हम 3 दिन में डिसबर्समेंट कर दें। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेने पड़ता है। ठीक है, कहीं स्टेट में आरए में है, जैसे एमपी के अंदर रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है, गुजरात में रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है, तो हमको टाइम ही जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज का मिलता है वो 45 दिन की बाद की डेट मिलती है। और रजिस्टर्ड मॉर्गेज कंप्लीट नहीं होता तो हम उसका डिसबर्समेंट नहीं कर पाते हैं। तो वहां टेट का एवरेज टेट वहां आपका अप डाउन हो जाता है। राजस्थान में हमारा टेट जो है वो आपका 10 से 12 दिन में हमारा टेट है, हम राजस्थान में मिल जाएगा। लेकिन ये चीज हम एमपी में नहीं कर पाएंगे, ये चीज वहां पे नहीं कर पाएंगे गुजरात में। लेकिन एवरेज फिर भी टेट को हम मेंटेन करते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज में जो टाइम लगता है उसको हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसमें। और हमारा बाकी जो आपका टेट जो आपने पूछा है, वो टेट है कि आज हमारा जो लॉगिन हो जाता है, लॉगिन के हमारा विद इन 30 मिनट्स में हमारा डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में 24 घंटे के बाद में उसका पीडी हो जाती है। पीडी होने के बाद में वहां से कल कंप्लीट आ जाता है, तो हम उस कस्टमर से बात करके और एक बार हम उनका प्रोविजनल सैंक्शन बनाते हैं कि भाई इतना लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो कंफर्टेबल होता है तो फिर हमारा लीगल शूट हो जाता है और टेक्निकल शूट हो जाता है। उनकी रिपोर्ट 3 दिन के एवरेज में आती है, कोई 3 दिन के एवरेज में आती है। वो 3 दिन के एवरेज में आने के बाद में अगर वो चीजें कंफर्ट हो गई है तो उसके बाद में फाइनल सैंक्शन लेटर उसको जाता है, डॉक्यूमेंट हम साइन कराते हैं उसके दूसरे दिन। तो 2 दिन उनको डॉक्यूमेंट में लगता है, क्योंकि हमारा एक भी केस ऐसा नहीं जिसमें हम गारंटर नहीं लेते हैं। हम मैक्सिमम केसों में हमारा गारंटर रहता है। तो गारंटर को एक बार लाना, ब्रांच पे लाना, और डिजिटली साइन होता है। डिजिटली साइन भी होता है और फिजिकली दोनों चीजें हैं उसमें। जो ऑप्शन बैठता है वो हम ऑप्शन उसको कर लेते हैं, दोनों चीजें। तो इसमें 1-2 दिन उसमें साइन करने में लगते हैं, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट आते हैं, चेक होते हैं, और ये पूरा एक 9-10 दिन का आपका पूरा एक ट्रेड का पूरा एक बना रखा है। ओके सर, ओके। कभी कभी कस्टमर टाइम से डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है, कभी कुछ डॉक्यूमेंट देता है, कुछ डिले देता है, कुछ आगे देता है, कुछ पीछे देता है, तो वो ट्रेड उसमें बढ़ता है। बाकी हमारा जो प्रोसेस बना हुआ 9 दिन का प्रोसेस। ओके, और सर आगे बढ़ते ये जो डिसबर्समेंट जो लैब का आपने बोला कि एनएचबी का गाइडलाइंस जो है उसके उसके लिए थोड़ा उधर स्लोनेस दिख रहा है, तो आगे जाके ये जो डिसबर्समेंट का मिक्स रहेगा वो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? इट विल ऐसा ही मिक्स रहेगा 70-30, जो 70-30 है हाउसिंग लोन वर्सेस लैब, या उधर भी लैब और भी घटता हुआ दिखाई देगा? सिंपल है सर, लेप में अपने को 1-2% ज्यादा मिलता है, तो जो एनएचबी की गाइडलाइन है उसी को अपने को मेंटेन करके चलना है, चाहे उसमें कम हो या ज्यादा हो, उसको नहीं देखा जाता है। एनएचबी गाइडलाइन है 70% हाउसिंग लोन करना है तो करना है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अपन उठा के बहुत ज्यादा लेके के अपन बिजनेस कर ले और वो रेशो कम हो जाए, तो दोनों ब्रिज नहीं करना चाहते हैं। जैसा जो एनएचबी गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है, उसी के हिसाब से अपने को सिस्टम सेट करना है, उसी हिसाब से प्रोसेस बनाना ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Thanks. We'll take the next question from Kevin. Kevin, you can go ahead, please. हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे 3 से 4 सवाल थे सर। गुड। पहला सवाल ये है कि आपका जो लोन बुक है जोग्राफिकली, मतलब जो महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ अराउंड 50% तो नेक्स्ट 3 to 5 years में कैसे चेंज हो सकता है, लाइक एग्जिस्टिंग ब्रांचेस और नए ब्रांचेस मिला के ये लेवल यही देख सकते हैं हम कि इसमें कोई चेंजेस हो सकता है? एक्चुअल में केविन जी बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस ये कुछ भी नहीं है कि कौन सी स्टेट में ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन ये है कि जो नए स्टेट अपन ने चालू किए तो महाराष्ट्र में अपने को बढ़ता हुआ दिखेगा तो राजस्थान में थोड़ा कम हो जाएगा, गुजरात में कम हो जाएगा, तो एवरेज से कम होता है। ठीक है, तभी महाराष्ट्र में नया चालू किया तो नेचुरल एक महाराष्ट्र में बढ़ेगा तो दूसरी जगहों का परसेंटेज कम होगा, लेकिन फिर भी अपन ने मान लेकर परसेंटेज कम होगा तो 40% के आसपास राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, 30% के आराम महाराष्ट्र में एमपी हो जाएगा, मतलब गुजरात हो जाएगा, एमपी का 15% करीब आएगा, 5-7% महाराष्ट्र आएगा, तो वो एवरेज इसको अभी नहीं पकड़ सकते इसको अपन, लेकिन वो है चारों स्टेट में बढ़ जाएगा, बिजनेस अलग अलग बढ़ेगा। अच्छा ओके सर। दूसरा सवाल ये ही सर, मिस्टर आशीष जैन का क्या रोल है ये, मतलब इन ड्राइविंग द ग्रोथ, मतलब ये कंपनी को ग्रो करने में उनका क्या रोल है? सर आशीष जैन जो है वो सीईओ है, वो पूरा बिजनेस पार्ट देखते हैं, महीने में 15 दिन वो फील्ड में रहते हैं, क्योंकि आप भी देखते हो रूरल में हाउसिंग फाइनेंस करना, तो जब तक ब्रांच पे आपकी विजिट ना हो और नीचे टीम में पकड़ ना हो तो बिजनेस करना थोड़ा टफ होता है, तो वो उसमें पूरा बिजनेस पार्ट वो देखते हैं। अच्छा। और सर ये मिस्टर हर्षिल मेहता जो देख रहा हूँ मैं, आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी एडवाइजर आए हैं, हम्म। अ, जो एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा है सर। आप हम्म। उनके उनमें कुछ बता सकते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी? देखो अभी क्वेश्चन था कि अगर ग्रुप हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी बनानी, बड़ी कंपनी बनानी, तो बड़ी स्ट्रेटेजी वाला ही आदमी चाहिए जिसने उस साइज में काम किया हो। वो हो जो रहा है, वो जो स्ट्रेटेजी बनाता है बिजनेस की, वो स्ट्रांग स्ट्रेटेजी बनती है और वो अच्छे तरीके से बनती है, जिसमें अपने को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता और एक डाउट नहीं रहता है। वो उनका हमको बेनिफिट मिलता है, उनका वो हमको फायदा मिलता है कि नए रिक्रूटमेंट में है, नई टीम बनाने में, चीजें बनाने में, उनसे बात करने में, उनको समझने में, वो हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलता ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके एवरेज टिकट साइज पे है सर। आपका एवरेज टिकट, मैक्सिमम टिकट साइज जो है 15 करोड़ है, ठीक है? तो कंसिडरिंग कि हम लोअर इनकम ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो मतलब इनका क्या प्रोफाइल होता रहेगा कि दे आर कम, मतलब जो हम हमारे पास आ रहे हैं कि वो लोग सिंस दे कैन, मतलब उनको बैंक से अच्छा क्रेडिट मिलता होगा, तो फिर भी वो हमारे पास आ रहा है, तो उनका मतलब प्रोफाइल क्या होगा? और बस आप उसमें कुछ बता सकते हैं? है। बैंक में कोई लोन लेने के लिए अभी जाता है तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, तो ही बैंक में उनकी एंट्री है। और इंडिया में 4% लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं कंटिन्यू, तो 96% जो है वो उस सिस्टम में नहीं आते, बैंकिंग सिस्टम में। उन्हीं में से जो पार्ट होता है वो पहली बार लोन लेता है तो रिटर्न वगैरह नहीं होते हैं, तो वो सब क्लाइंटल हमारे पास में आता है। ओके सर कैन आई ऐड टू दिस क्वेश्चन सर, अगर मैं पूछना चाहूँ, जैसे अब कोई 15 करोड़ की अगर इनकम या 15 करोड़ का हम डिसबर्सल करें तो उसकी इनकम ऑफकोर्स 40-50% एलटीवी पे 30 करोड़ की होगी, या एसेट 30 करोड़ का होगा, है ना? वो कुछ अलग अलग है सर, साइज के ऊपर है। ये टिकट साइज जो है, जो अपना जो फर्स्ट बार जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है और इनका इनकम का है, वहां हम 10 लाख रुपए तक का लोन करते हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो होता है उसमें हम 10 लाख से ऊपर का फाइल करते हैं। और जहां अगर अपन ने 40% 25% एलटीवी में जहाँ काम किए, उनका तो इनकम लेके ही सिबिल वगैरह सब चीजें होती है, इनकम होते हुए तो ये अपन लोन करते हैं। तो ये 15 करोड़ रुपए जो है वो टिकट साइज जो होगा वो अपना हाउसिंग लोन होगा, हाउसिंग का अपना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा, वहां ये लोन है। वो गिनती के 1 या 2 लोन है,
कोई अपना कोई बड़ा लोन नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है आपका। टोटली पोर्टफोलियो का आपका 3% करीब आपको पोर्टफोलियो है, यानी कि आपका टोटल अगर 500-600 650 करोड़ की आपकी बुक है, उसका 3 करोड़ 18-20 करोड़ का रुपए का आसपास ही पोर्टफोलियो है, और वो अच्छी लोकेशन में और शहर के बीच में। नेक्स्ट। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। सॉरी सर, आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anybody else who wishes to ask a question may kindly Sir, unmute. sir, I have Parag, you 2-3 can go ahead, questions. please. Okay. Parag, you can go ahead. नमस्ते विनोद जैन जी। नमस्ते नमस्ते सर। हैप्पी दिवाली सर। आपको भी दीपावली की थैंक यू, थैंक यू सर। सर मेरे 2-3 सवाल थे। जैसे आपका जैसे ये रूरल हाउसिंग में आपका ज्यादा फोकस है, एंड इनकम जैसे एवरेज इनकम फैमिली की 30,000 की रहती है सर, तो इसमें ईएमआई प्रपोर्शन क्या रहता है, ईएमआई टू इनकम रेशियो, अगर मैं जानना चाहूँ सर? सर 50%, 50 से 60%, 50% मिनिमम 15,000 रुपए। 15,000 रुपए, ओके। एंड सर जैसे दूसरा मेरा ये सवाल था सर, जैसे कितनी बार रूरल में, आई अंडरस्टैंड आपका शर्म रहता है, तो नॉर्मली कोई डिफॉल्ट इतना जनरली करता नहीं है, बट कभी कभी सिचुएशन हो जाती है जब आदमी कुछ कर नहीं पाता, तो इन दैट सेंस जो रिकवरी होती है एसेट लेके, इजीली वो सेलेबल होता है सर, कि जो उनका एसेट जो मॉर्गेज होता है वो इजीली सेलेबल होता है, कि थोड़ा दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ रूरल में डिमांड, वेयरएज अर्बन में इजीली हो जाती है सर? आपने पराग जी एक बहुत अच्छी बात की स्टार्टिंग में, आंख शर्म ही उससे ही हम पैसा वसूल कर देते हैं जी। तो वहां तक हम जाने नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि गांव में और रूरल में उसका फैमिली वाले जितने भी रिश्तेदार हैं उसी गांव में रहते हैं जी। ठीक है, ससुराल पक्ष भी वहीं रहता है, तो वो हमको बेनिफिट मिलता है। हम उस परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके समाज वाले मिल मुला के और वो अकाउंट बंद करा देते हैं, तो अपने को पोजीशन तक जाने में भी बहुत कम समय से पहले ही पैसा रिकवर हो जाता है। और कभी मान लो पोजीशन लेना पड़ा तो ऑक्शन के अंदर भी, मार्केट में वहां पे रूरल में अब प्रॉपर्टियां बिकती है, और गांवों में शहरों से भी ज्यादा महंगी प्रॉपर्टियां हो गई है। वहां पे भी क्या पॉपुलेशन, हाँ वहां पे भी 2,000 5,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो की में हमारा गैप भी रहता है मार्जिन में। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10-20% कम भी हो जाए तो हमारा पैसा रिकवर अच्छे से हो जाता है। गॉट इट सर, गॉट इट। एंड सर मेरा तीसरा एक सवाल है, जैसे बीच में आपने क्यूआईपी रेज किया था, तो और कुछ कैपिटल रेजिंग प्लान है अपने सर? बिकॉज आपका एनेबलिंग रेजोल्यूशन 100 करोड़ जितना का है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर। सर अभी हम मार्च तक जो है वो एक बार 85 करोड़ के आसपास हम और रेज करेंगे सर। ओके, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ईयर में हमको क्या है, ब्रांचें भी ये साल हमारा सर मान लो आप एक्सपांशन का हमारा ये साल है। मार्च तक हम 100 ब्रांच को क्रॉस करेंगे, वहां पर ब्रांच बना के और फिर हम ब्रांच को बंद कर देंगे। अगले 2-3 साल तक हम कोई ब्रांचें ओपन नहीं करेंगे। हमारा फोकस ये है कि उन 200 ब्रांचों पे हमारा जो टारगेट का जो लोन बुक है, ठीक है, 2-3 साल का, वो हम कंप्लीट करेंगे और फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये साल हमारा एक्सपांशन का है, जहाँ खर्चे भी ज्यादा है और ब्रांचें चलाने के लिए हमको फंड भी हमको चाहिए, तो इक्विटी हम रेज करेंगे 50 करोड़ के आसपास। सो जो इक्विटी रेज करेंगे वो बेसिकली ब्रांच सेटअप के लिए जो कैपिटल कॉस्ट है, या इवन फॉर डिसबर्समेंट दैट पोर्शन ऑफ मनी वुड बी यूज्ड? नहीं, वो देखो ब्रांच सेटअप में इतना खर्चा नहीं आता, हमारा 3-4 लाख रुपए एक ब्रांच बन जाती है, इसलिए ब्रांच सेटअप के लिए हमको पैसा नहीं चाहिए। हमको पैसा इक्विटी में चाहिए कि हमको लिवरेज मिले और हम आगे हमारी लोन बुक बराबर कर सकें और बिजनेस में हमको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये अपन प्रिपरेशन वैसे अगर नहीं लेते हैं तो भी अपने को 1 साल भर काम चलता है। लेकिन ये होता है कि जब आप खुल के बिजनेस करने हो, आपके पास ब्रांच है, आपके पास टीम है, एक्सपीरियंस है, सब चीजें आ गई, तो उस चीज को हम पहले ही उस चीज को कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Arvind, would you like to ask questions? Because you've been putting a few questions on the chat. Arvind Kumar. I'd like to invite Nikunj Mehta to ask questions. सर जय दिनेन्द्र, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि वी आर इन FY25 में है। आज से 5 साल बाद आपकी नजर में SRG हाउसिंग फाइनेंस कैसा दिखेगा? एक पिक्चर आप पेंट कर सकते हैं प्लीज? प्रोसेस, साइज, ज्योग्राफी, लेंडिंग रेट्स, एम्प्लॉय बेस, जो आपको ठीक लगे, बट थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं 5 साल बाद SRG कैसा होगा? आपने बहुत एकदम ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है निकुंज जी, जो मैं देना नहीं चाहता वो आप मेरे से पूछ रहे हो। सर आप एक सोचो कि अगर मैं इतना सारा एक्सपांशन, अगर 100 ब्रांचों का अगर मैं इस साल में कर रहा हूं, तो आगे स्ट्रेटेजी तो अपने को बिजनेस करने की अच्छी है ही है। दूसरा जो हमें दिखता है, ठीक है, वो हमको दिखता है कि रूरल हाउसिंग फाइनेंस में हमको बहुत पोटेंशियल दिखता है। जैसे जैसे जो आज इंडिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं या आगे काम बढ़ रहे हैं, और गांव के अंदर भी वो पहले वाले गांव नहीं रहे जहाँ गांव में आपको कच्चे मकान दिखते थे और वो दिखते थे। आज की तारीख में किसी भी गांव में चले जाओ तो आपको पक्की रोडें दिखती है, आपको गांव जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन जो है पूरा आपका सीमेंट और RCC वाला मिलता है, तो मकान नहीं रहे। और दूसरा गांवों में भी क्या हुआ कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी और इनकम जो है वो शहर से भी काफी अच्छी लोकेशन में अच्छी है काफी, तो उनकी इनकम भी अच्छी है और एक्सपेंसेस भी करते हैं। तो गांव जो है वो पूरे बहुत डेवलप हो चुके हैं, और जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है वो ज्यादातर रूरल में ही आती है, तो उसका फायदा भी उसको मिलता है। और हमने इतने टाइम में काम करने के बाद में सोचा कि जब अपना रेट, जिस रेट पे हम काम करना चाहते हैं, तो मोटो अल्टीमेटली यही कंपनी का होना चाहिए। यही अगर मान लो अपना शेयर होल्डर का है तो भाई कम काम में भी अगर आपका पेट ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, तो अपने को अच्छा बिजनेस जो मिल रहा है अगर अपर वाली रेट में, तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि उसमें एक एम के पीछे भाग के और मैं अपनी बुक को बढ़ाऊं। मेरा ये है कि मेरा कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट कितने कम एक्सपेंसेस में और कितने कम एफर्ट्स में होना चाहिए, वो हमारा एक फोकस है। अगले 5 सालों में सर मुझे जो दिखता है, यहां से अगर मैं कह दूं 5 गुना होंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। वो हो सकता है पहले ही मैं उन चीजों को कंप्लीट कर लूं, क्योंकि हम तैयारी उसी तरह से कर रहे हैं। और हमारी जो पेन इंडिया की जो टीम बन रही है, वो पेन इंडिया की टीम भी उसी अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जो उतने भी HOD हैं वो ऊपर जो आ रहे हैं वो उसी अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जिन्होंने हमसे आज के 10 गुना वाली साइज में काम किया हो, वही टीम हम ले रहे हैं। टारगेट बेस पे आते हैं वो, तो वर्किंग उसी तरह से है। तो निकुंज जी मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहता हूँ आज, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर में ही अपना एक डिसाइड हो जाएगा। आपको दिखने का लगेगा कि जो आप सोच रहे हो जो 5 साल में अपन पहुंचेंगे, वो आपको नेक्स्ट ईयर में उसके रिजल्ट नजर आएंगे। Thank you, sir. Best wishes to you and your team for the season. थैंक यू। Diwali. हैप्पी दिवाली। Thank you, Nikunj. Sir, chat में कुछ questions हैं from Mr. Anil Tulsiram. In rural areas, it's difficult to check ownership documents and do valuation of property. How do we manage this risk? Legal verification and valuation is in-house or outsourced? सर हमारे पास में लीगल की जो टीम है वो इन हाउस, हमारे पास में लीगल की टीम है। टेक्निकल भी हमारे पास में इन हाउस है, लेकिन सब जगह इन हाउस टीम पहुंच नहीं पाती है, तो हमारे पास में एक्सटर्नल से हम रिपोर्ट बनवाते हैं और हमारे वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। लीगल का पूरा हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है। लीगल में हमारी 15 लोगों की टीम है जो लीगल वेटिंग करते हैं, चीजें करते हैं, और हमारे हर क्लस्टर के ऊपर एक हमारा लीगल ऑफिसर रहता है। तो उस तरह से हम पूरा लीगल देखते हैं। टेक्निकल में हमारे पास में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल हमारे पास में टीम है। ऐसा नहीं किसी टेक्निकल में नीचे किसी ने कोई भी रेट लगा के चीजें कर दिया, वो वेरिफिकेशन करके ही चीजें लेते हैं। दूसरा रहा कि रूरल में जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के, वो वहां की जो अथॉरिटी है, जहां मान लो वहां पे सरपंच है, प्रधान है, वहां पे जो चलती है उनके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट आते हैं। और आज की तारीख में डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होते हैं, और गवर्नमेंट ने भी अभी नए सिस्टम जो बनाया है वो सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। तो आपको वेरिफिकेशन में भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा,
और मेरे हिसाब से सर 1 साल और लगेगा, आपको टोटली डॉक्यूमेंट ही आपको ऑनलाइन सब आपको दिख जाएंगे। अभी वो चीजें नहीं रही, अभी हम वेरीफाई करने लगे हैं, काफी जगह हमारा वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन होने लगा है। ये चीजें अभी चल रही, तो वो डाउट भी, वो अपने को वो डर भी नहीं है। श्योर। उनका और एक क्वेश्चन है, बाय FY30 where can we see the company future by AUM, disbursement, branches and employees? थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है सर, बट अभी तो मेरे को भी पीछे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि 2012 में पब्लिश नहीं, FY30 सर, 2030 तक आपका क्या विजन है इन टर्म्स ऑफ AUM, डिसबर्समेंट, ब्रांचेस एंड एम्प्लॉइज? तो उसका जवाब भी देना उचित नहीं है। एक बार जो अपन शॉर्ट कमिटमेंट जो किए इस साल के एक बार देख ले, और नेक्स्ट ईयर का भी अपन काम करके देखें, तो फिर अगर 5 साल के लिए बात करें, ठीक है, क्यों जब तक मेरी पेन इंडिया की टीम भी बन जाएगी मैं आपको प्रॉपर जवाब दे पाऊँ। एक फाइनेंशियल ईयर आपको छोड़ना पड़ेगा, अपन अप्रैल में के क्वार्टर में जब बात करेंगे तब इस चीज पे अपन चर्चा कर सकते हैं। श्योर सर। एनीबडी एल्स हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन may drop a message on chat or raise their hands. Yeah, can I ask question? मैं पूछ सकता हूँ क्या क्वेश्चन? Yes, Anil, go ahead. सर, हमारे कस्टमर्स की हमने मेंशन किया है कि मंथली इनकम 30,000 है। आई थिंक जो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स है उनसे सिर्फ थोड़ा ही हमारे कस्टमर्स ऊंचे हैं, तो माइक्रो फाइनेंस में काफी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका असर क्या हमारे कस्टमर्स पे देखने को मिल रहा है? कुछ हमको बुक्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, माइक्रो फाइनेंस के जो कस्टमर है और जो अपना हाउसिंग लोन वाले कस्टमर, उन दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है सर। ये जितनी भी अपने हाउसिंग लोन जो लेते हैं वो सेटल्ड लोग होते हैं, माइक्रो फाइनेंस वाले उसमें नहीं होते हैं। माइक्रो फाइनेंस बहुत छोटे छोटे व्यापारी और छोटी छोटी चीजों में होते हैं, ठीक है ना। और ये सब सिक्योर्ड लोन है। अगर सिक्योर्ड लोन होता है तो कोई आदमी डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है। पर्सनल लोन वाला डिफॉल्ट कर देगा, माइक्रो फाइनेंस वाला डिफॉल्ट कर देगा, लेकिन जिस मकान में आपकी फैमिली रह रही है तो कोई भी आदमी उसको डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए अपने अंदर कोई प्रेशर नहीं है सर। और FY26 का आपने बोला कि और 100 ब्रांचेस बनाएंगे या कि 100 ब्रांच रीच होंगे, मतलब ये टोटल 100 ब्रांच हो जाएगी अपनी सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 23 के बाद कोई क्रेडिट रिपोर्ट आपकी नहीं आई है, तो अभी हमारा कौन है जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग हम करा रहे हैं, मतलब सर वो तो अपना केयर का है क्रेडिट रेटिंग अपने को, क्योंकि दिसंबर 23 के, ठीक है, उसके बाद से कोई आई नहीं, तो मैं देख रहा था कि कुछ चेंज हुआ है क्या, समथिंग। वो तो ईयरली होती है ना सर क्रेडिट रेटिंग। अच्छा, ईयरली। ओके, थैंक यू सर, दैट्स इट, उतना ही क्वेश्चन सर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। Thank you, Anil ji. Sir, since that was the last question for the day, we will bring this conference call to an end. Before we end the call, would you like to give any closing comments? कुछ क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहेंगे सर कॉल एंड करने से पहले? सर, मैं यही कहना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को, जिस विश्वास के साथ में आपने SRG में अभी तक आपने सहयोग दिया है, और आपका जो विश्वास है, ठीक है, वो हम कभी ब्रीच नहीं करेंगे। और जैसे हम कमिटमेंट कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिना प्रैक्टिकल हम आपसे कमिटमेंट या कोई फिगर दे रहे हैं कि भाई हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। हमारा शुरू से रहा है कि हमने ऐसा कोई चीजें नहीं दिया। अगर बाजार मार्केट खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है, तो उससे हमको भी नहीं लगता है कि हम हमारे इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं चीज, हमको लगता है हम हमारे एक परिवार से बात कर रहे हैं, जो अपन सब मिलकर साथ में इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। और नई जनरेशन में अर्चित जैन जो है वो आए हैं, CEO हैं, उनको भी काफी नॉलेज उसमें रूरल हाउसिंग फाइनेंस में हो चुका है। और एक परिवार के अंदर से अगर कोई 15 दिन फील्ड में रहता है तो आने वाले समय में उनकी जो पकड़ बनती है उसका भी अपने को बहुत फायदा मिलेगा आने वाले सालों में। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपका विश्वास बना हुआ रहे। जय जिनेंद्र। थैंक यू। Thank you, sir, and wish you all a very happy Diwali. Thank you to all the participants for joining on the call, and thank you to the management team for their valuable time. Thank you.